तो यहाँ पे एक सवाल डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में आपको दिया है देयर इज अ क्रेटर ऑफ डेप्थ r/100 ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो क्रेटर का मतलब होता है कि गड्ढा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द मून, a ball is projected vertically upward from the crater with a velocity which is equal to the escape velocity from the surface of the moon. If the maximum height attained by the particle is close to n into r, where n is an integer, then find the value of n. n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो क्रेटर का मतलब है इस तरीके से गड्ढा है यहाँ पे और मून की सरफेस पर है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस गड्ढे के अंदर एक बॉल है और इस बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड इक्वल टू एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। यानी कि मून की सरफेस से जो एस्केप स्पीड होती है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ कोई भी आपके पास स्फेरिकल प्लेनेट है और वहाँ पे जो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अंडर रूट ऑफ 2g ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ द प्लेनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो मून के लिए भी ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, बहुत सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया कि ये हमारे पास मून है और इस मून के अंदर r/100 डेप्थ पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद स्पीड इक्वल टू एस्केप स्पीड, और पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इसके द्वारा कितना होगा। तो मान लीजिए यहां से ये इनिशियली इसको रिलीज किया जाता है, फेंका जाता है, और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, और मैक्सिमम हाइट पर हम जानते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होने वाली है, 0 के बराबर होने वाली है, और ये जो डिस्टेंस मानी जाएगी इसकी सरफेस से वो इसकी मैक्सिमम हाइट मानी जाने वाली है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है, n इंटू आर के बराबर है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये n इंटू आर के बराबर है। तो ऐसे सवालों के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करूंगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम दोनों आपस में बराबर होने वाला है। तो इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है और इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो दोनों बराबर होने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा applying conservation of mechanical energy, K initial plus U initial is equal to K final plus U final, K final plus U final। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूं हाफ इंटू, मैं मास मान लेता हूं इस बॉल का m0 के बराबर है, इंटू स्पीड का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना है तो मास इनटू पोटेंशियल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। मास हमारे पार्टिकल का है m0, और इस मून की वजह से जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है वो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ gm अपॉन 2r3, और यहां पे आएगा आपके पास 3r स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल r का स्क्वायर, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए सरफेस से r/100 डिस्टेंस दूर है, तो सेंटर से हो जाएगा 99r/100 डिस्टेंस दूर, तो आ जाएगा आपके पास 99r/100 का स्क्वायर। यह आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ, यहां पे पहले मास लिख दीजिए m0 इनटू पोटेंशियल ड्यू टू द मून माइनस ऑफ gm अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए सरफेस से डिस्टेंस है nr और सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस nr, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास r इंटू 1 प्लस n या n प्लस 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसे एक एक करके लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ ऑफ m0 इंटू 2 टाइम्स g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा आपके पास g कैपिटल M स्मॉल m0 डिवाइडेड बाय 2r3, और यहाँ जाए आपके पास 3r स्क्वायर माइनस ऑफ 99r/100 का स्क्वायर, सो 99/100 का स्क्वायर और r स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0, और यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ gm m0 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू r। ठीक है, सही लिखा है। इसके बाद जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट दीजिए, 2 से 2 चला गया, m0 आपस में कैंसिल आउट हुआ, gm कैंसिल आउट हुआ, और यहां से gm कैंसिल आउट हुआ, और यहां से भी gm कैंसिल आउट हुआ।
यहां से आर स्क्वायर यहां से दो पावर जो है कैंसिल आउट हो जाने वाली है, आर स्क्वायर गया, यहां से आर स्क्वायर गया, और यहाँ पे जो नीचे आर 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 है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कितना आएगा आपके पास, ये 1, यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2, और ये आपको मिलेगा 3 माइनस ऑफ 99 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 1/n+1। अब ये वाली क्वांटिटी को कैसे सॉल्व किया जाए, ये वाली क्वांटिटी को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30,000, ये 10,000 है, 10,000 में मल्टीप्लाई किया 3 को 30,000 माइनस ऑफ 99 इंटू 99, 99 इंटू 99 को कैसे निकालेंगे, 100 - 1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 9801 के बराबर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 9800 लिखा जा सकता है। तो 30,000 माइनस 9800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यहाँ पे आपके पास 1/2 और यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/n+1। तो ये आपको मिल जाएगा आपके पास 20,200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/n+1। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से एक 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाती है, इन दोनों जीरो से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 2.02 है, 2 से इसको उड़ा देंगे तो 1.01 मिलेगा। सो 1 माइनस 1.01 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/n+1, तो ये आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ 0.01, माइनस ऑफ 0.01 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/n। अब मैं वैसे ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको आपको टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाता है कितना, n+1 इज इक्वल टू 100, तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है 99 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है n की 99 के बराबर, और यही हमारा आंसर है 99। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट इसमें यह है कि जनवरी 2 को 2 PM पर 3 घंटे का एक टेस्ट होने वाला है, और इस टेस्ट को यदि आप क्लियर करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और स्टडी ग्रुप में क्या होगा कि आपको मेंटरशिप मिलने वाली है टॉप एजुकेटर्स की, और भी ढेर सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि जेईई मेन 2022 के लिए और जेईई एडवांस 2022 के लिए जो रैंक ओरिएंटेड बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर को। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और दूसरा बैच जो है क्लास 11 का, जिसमें रिवीजन भी होगा, क्लास 12 की प्रिपरेशन भी होगी, वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जेईई 2022 के लिए, और 2 जनवरी से हर संडे जो है 2 से 5 आपका एक एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में जो है बहुत ही फियर्स कंपटीशन होने वाला है। तो आप जरूर जो है इस एग्जाम, इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, और आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं देखिए इसमें, कि जो है जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन लेवल के जो है यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी। उस टेस्ट रिपोर्ट से क्या होगा कि आपको जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, वो खुद हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत है, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन करना है आपको इस कोड के साथ, NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अनअकैडमी की वेबसाइट, अनअकैडमी की ऐप पे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जो है 3 डाउट जो है एक बार में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 3 डाउट जो है एक बार में पूछ सकते हैं, और आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में जो है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और क्या करना है आपको, अनअकैडमी की वेबसाइट है और अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर आप अपना जो डाउट है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, अ वायर लूप PQR having the shape of a right angle triangle with PQ is equals to 3x, PR is equals to 4x and QR is equals to 5x। अब ये साइड्स आपको क्योंकि बता रखा है तो आपको उसी तरीके से ये ट्राइंगल की साइड्स को बनाना है। तो सबसे बड़ी जो साइड है वो QR है 5x, 3 4 5 मैजिक नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 3 4 5। तो यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए कुछ इस तरीके से। ये बन गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, एक है 3, एक है 4 और एक है 5। हमारे पास PR
और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, तो यहाँ पी आर हो गया, ये आपके पास हो गया क्यू आर, तो यहाँ आपके पास पी क्यू जो है वो 5x के बराबर है, पी क्यू इज क्यू आर 5x है, ओके यहाँ अच्छा क्यू आर 5x है, ठीक है, और पी क्यू जो है वो 3x है, और ये आपके पास है 4x, ठीक किया है। इसके बाद carries a steady current I जो है करंट इसमें फ्लो होता है, the magnitude of the magnetic field at a point P due to this loop is this much, then find the value of K। तो हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और उसको इस फॉर्म में लिखना है और वहां से K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P पॉइंट का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के अलॉन्ग है। क्या मतलब है कि करंट इसमें जा रहा है ऐसे, मान लिया मैंने इस तरीके से करंट आई जा रहा है, तो यदि मैं वायर QP की यदि बात करूं, तो वायर यदि QP की बात करूं, तो इस वायर की लेंथ के अलॉन्ग यदि कोई पॉइंट आता है, ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होने वाला है ड्यू टू दिस वायर QP, ड्यू टू दिस वायर QP। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली जो वायर आपके पास PR है, इस वायर PR की लेंथ के अलॉन्ग ये हमारा पास पॉइंट है, तो इसका मतलब वायर PR की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर 0 के बराबर मिलने वाला है। तो इस वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वायर का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वायर QR की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ओनली वायर QR विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर ही मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर पाएगा, बाकी दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला है। अच्छा, अब इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फाइनाइट वायर है, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पहले आप लाइन बनाइए ऐसे, फिर लाइन बनाइए ऐसे, फिर लाइन बनाइए ऐसे, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये डिस्टेंस है आपके पास r, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है आपके पास μ0/4 पाई I बाय r, और यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलने वाला है μ0/4 पाई I बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस डिस्टेंस की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इस फॉर्मूले में जो r है बेटा, इस फॉर्मूले में जो r है, पहले वो r कैलकुलेट करेंगे, फिर अल्फा कैलकुलेट करेंगे, फिर बीटा कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो भाई ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 37 डिग्री, ये एंगल हो गया कितना 53 डिग्री, ये एंगल 90 है, ये 37 है, तो ये कितना हो गया आपके पास 53 डिग्री, ये 90 है, ये 53 है, तो कितना हो गया आपके पास 37 डिग्री के बराबर। अब सिंपली आप क्या कह सकते हैं, ये आपके पास 3x है, ये आपके पास इस ट्राइंगल की यदि बात करूं, तो ये एक हाइपोटेनस है, ये एंगल 37 है, तो ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितनी आ जाएगी 3x cos 37, तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है 3x cos ऑफ 37 डिग्री। तो यहां से हमें स्मॉल r की वैल्यू विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस वायर मिल जाता है कितना 3x cos 37 कितना होता है आपके पास, बोलो 4/5। तो आपके पास ये मिल गया आपके पास 12x डिवाइडेड बाय 5। अब बात करें अल्फा और बीटा की, ये जो एक्सट्रीम एंड है इस वायर का, वो एंगल सबटेंड कर रहा है 37 इस लाइन के साथ, और इस लाइन के साथ ये वाला जो दूसरा एक्सट्रीम है एंगल सबटेंड कर रहा है 53 डिग्री। तो अल्फा और बीटा 37 53 हमें मिल जाते हैं, देन अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री और बीटा जो है कितना आ जाता है आपके पास 53 डिग्री के बराबर। अब सारी वैल्यू जो है आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आएगा आपके पास μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विच इज 12x/5, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन ऑफ 37 प्लस साइन ऑफ 53, तो 3/5 प्लस 4/5। तो यहाँ से देखिए 5 5 5 जो है कैंसिल आउट हो जाता है, 4 3 7 यहाँ पे बचेगा, सो 7 μ0 I डिवाइडेड बाय 48x आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। 7 μ0 I अपॉन 48x, 7 μ0 I अपॉन 48 पाई x, अच्छा ठीक है, पाई भी आएगा। तो ये k की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 7 के बराबर, k की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 7 के बराबर, यही हमारा आंसर है, आंसर विल बी 7। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल है आपके पास कुछ ऐसा, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, क्यूब किसका है, एल्यूमिनियम का है,
और इसकी साइड लेंथ जो है हमें 6 सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है। 6 सेंटीमीटर के बराबर इसकी साइड लेंथ है। is subjected to a tangential force such that top face is shears through 0.012 centimeter relative to the bottom face। तो बॉटम फेस के रेस्पेक्ट में जो टॉप फेस है वो ऐसे हो जाता है, बिकॉज यहां पे कहा गया है कि हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। अब इसको आप समझिए कैसे कैसे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, कैसे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। तो यहां पे मान लेता हूं कि ये क्यूब है बेटा, ये क्यूब है, ठीक है, इसका साइड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं इस वाले फेस पर। इस वाले फेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट क्यूब जो है थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। और यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको मैं, कुछ इस तरीके से हो जाता है ये, कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है x जिसको कहते हैं, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 0.012 सेंटीमीटर, 0.012 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है बेटा वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये जो फोर्स इस पूरे फेस पर लगाया है वो फोर्स किसके बराबर लगाया गया है, फोर्स हमने लगाया है k इंटू 10⁻10 डाइन, k इंटू 10⁻10 डाइन, 10 डाइन के बराबर है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? शेयर मॉड्यूलस आपको दिया है डाइन पर सेंटीमीटर में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ईटा जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया है 2 इंटू 10⁻11, 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सारी वैल्यूज को सेंटीमीटर में लिखा जा सकता है। और हमें फोर्स भी चाहिए किसमें, डाइन में, तो हम इन वैल्यूज को ऐसा यूनिट में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसके अंदर शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन जो है आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे शेयर जो स्ट्रेस होने वाला है, शेयर स्ट्रेस इज हाउ मच, कि शेयर फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू हमारे पास k इंटू 10⁻10, और यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू है, एरिया का मतलब इस पूरे फेस पर लगाया गया है फोर्स, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का एरिया होता है हमारे पास किसी एक फेस का साइड लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपके पास 36। या आपके पास शेयर स्ट्रेस आ गया। शेयर स्ट्रेन की यदि बात करें, शेयर स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, शेयर स्ट्रेन का x अपॉन एच। यदि x आगे खिसक जाता है, इसकी हाइट है यदि h, तो x अपॉन एच के बराबर हमें ये मिलता है। x की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻³ 12 इंटू 10⁻³ और नीचे आपके पास है h की वैल्यू 6 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो हम इधर ले गए हैं, तो 6 से आ गए 2 बार, तो आपको मिलता है यहाँ से 2 इंटू 10⁻³। इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर आना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर आना चाहिए। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन जो है वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर होता है। तो बस यहां से आपका काम हो जाता है। स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास k अपॉन 36, k इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 36, और उसके नीचे हमारे पास है क्या, स्ट्रेन है। स्ट्रेन की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ और ये किसके बराबर है टोटल, ये बराबर है किसके, ये बराबर है हमारे पास 2 इंटू 10⁻11 2 इंटू 10⁻11 11, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपको मिल जाता है k इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 इंटू 36 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻10। तो यहाँ पावर जो है 1 बच जाती है, और यहाँ पे आपको मिलता है 36 इंटू 2 72 इंटू 2 इज 144 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो ये जीरो जो है यहाँ बना देगा इसको 10⁻⁻2 और आपको मिल जाता है यहाँ से 1.44 के बराबर वैल्यू k की। तो k की वैल्यू में मिल जाती है 1.44 के बराबर, 1.44 के बराबर, ठीक। सिंपल था सवाल। बस आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि शेयर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर स्ट्रेन कैसे आता है,
और उनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होता है, और थोड़ा बहुत यूनिट का आपको अंदाजा होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कि रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एन एटम विद मास नंबर A एंड हीलियम इज 14 raised to the power 1/3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर रेडियस होती है उसका फॉर्मूला होता है R = R0 A raised to the power 1/3. R = R0 A raised to the power 1/3. तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि रेडियस ऑफ एन एटम, मान लीजिए एटम का रेडियस जो है R1 के बराबर है और हीलियम का रेडियस लेट्स से R2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास R0 A raised to the power 1/3 डिवाइडेड बाय R0 हीलियम का जो मास नंबर है कितना है 4 raised to the power 1/3, और ये किसके बराबर दिया हुआ है बेटा, ये 14 raised to the power 1/3 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया है। इन दोनों की जो पावर यदि बराबर है तो इनको आप एज अ कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं A/4 raised to the power 1/3 इज इक्वल टू 14 raised to the power 1/3। तो यदि दो नंबर आपस में बराबर हैं, उनकी पावर भी आपस में बराबर है, तो उनके बेस भी आपस में बराबर होने ही चाहिए। तो A/4 की जो वैल्यू है उसे आप लिख देंगे 14 के बराबर, A की वैल्यू मिल जाती है 14 चौक 56 56 के बराबर। तो ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 56 के बराबर है, ठीक है।